चलो, तो आफ्टर गोइंग थ्रू व्हाट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर सेक्टर प्री एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन, we have to study what was the state of affairs for industrial sector after liberalization period, मतलब 1991 के बाद इनके हालात क्या थे. तो everybody is supposed to put the heading in their copies, industrial sector post liberalization period. now यहाँ पे जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं चिल्ड्रन, तो इंडस्ट्री शब्द का मतलब क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको. फर्म का मतलब होता है सिंगल बिजनेस यूनिट, और इंडस्ट्री का मतलब होता है मल्टीपल और कंबाइन ऑल बिजनेस यूनिट. सारे बिजनेस यूनिट्स को कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा इंडस्ट्री. बट यहां पे जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ते हो तो वी डजंट मीन्स दैट ऑल द बिजनेस फर्म्स कमिंग टुगेदर. यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं. तो मारुति सुजुकी इज अ फर्म एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री will comprise of Maruti, Hyundai, Tata, Mahindra, everyone. Is that clear? जियो और वोडाफोन और क्या कहते हैं आपका ये एयरटेल, दे आर द फर्म्स इन टेलीकॉम सेक्टर. और टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो इन सबको कॉन्स्टिट्यूट कर लिया जाएगा. बट यहां पे इंडस्ट्री शब्द से इंडस्ट्रियलाइजेशन बना है, विच डजंट मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म, रादर इट मीन्स ओनली एंड ओनली मैन्युफैक्चरिंग. तो डिफरेंस इन द सेंस ऑफ डेफिनेशन समझ में आ गया? पक्का? चलिए, सो 13% पूरे कंट्री का ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर से था, जिसमें आपका जो लेबर फोर्स एम्प्लॉयड था दैट वाज 12%. मतलब पूरी कंट्री का जो लेबर फोर्स है वो सो कॉल्ड 12% सिर्फ इंडस्ट्रीज में था, और बाकी का जो 88% था उसमें से कुछ अनएम्प्लॉयड है और कुछ सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर में था. ये जो लेबर फोर्स वर्ड है चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको कुछ वर्ड्स लिख के दे रहा हूं, आप भी लिख लीजिए. द टेक्स्ट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉल्ड एज लेबर सप्लाई. देन वी हैव अ वर्ड कॉल्ड एज चिल्ड्रन व्हाट? वर्कफोर्स. एंड देन वी हैव द वर्ड कॉल्ड एज लेबर फोर्स. अब आप कहेंगे सर इनमें फर्क क्या होता है? कितने नंबर ऑफ लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ये लेबर फोर्स होता है. कितने आवर्स टाइम ड्यूरेशन वो काम कर रहे हैं वो लेबर सप्लाई होता है. तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन लेट अस से चिल्ड्रन 141 करोड़ की है, और मैं बोलूं कि इसमें 18 ईयर्स से नीचे और 60 ईयर्स से जो ऊपर वाले हैं उनको तो बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया जाए, बिकॉज पोस्ट 60 ईयर इज रिटायर्ड पीपल एंड प्रायर टू 18 नॉट अलाउड टू वर्क, क्योंकि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इनकी पढ़ाई लिखाई चलती रहती है. तो 18 साल से ऊपर और 60 साल से कम वाले मान लेते हैं कि इंडिया में लेट अस से फॉर एग्जांपल मान लीजिए 40 करोड़ लोग हैं. अब 40 करोड़ लोगों में से सारे के सारे तो काम करना नहीं चाहेंगे. आई रिपीट, काम नहीं करना चाहेंगे. कुछ आवारा अयाश टाइप के होंगे, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जिसको आप बोलते हैं, बट एलिजिबिलिटी है काम करने की. तो जो लेबर फोर्स होगा और वर्क फोर्स होगा, इसमें डिफरेंस क्या है? वर्क फोर्स विल कॉन्स्टिट्यूट दीज 40 करोड़ पीपल, बट इसमें से काम करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 24 करोड़. 60% लोग काम करना चाहते हैं, 40% आवारा निठल्ले टाइप के वो काम नहीं करना चाहते. तो 40 करोड़ इज द वर्कफोर्स हु हैज द एलिजिबिलिटी गेटिंग द वर्क, बट करना ही नहीं चाहते हैं. कुछ को लग रहा है हमको सैलरी और चाहिए, इतनी कम सैलरी में हम नहीं करेंगे काम. समझ में आ गया व्हाट इज वर्कफोर्स? सिमिलरली लेबर फोर्स क्या होगा? जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट्स लेबर फोर्स, और कितने टाइम ड्यूरेशन ये काम करेंगे दैट इज लेबर सप्लाई. ये बात समझ में आगे चल रहा है? तो 12% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स चिल्ड्रन वाज एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. समझ में आ गई बात? तो इन चीजों को झटपट लिखने, जरा काम की चीजें हैं ये. मूविंग अहेड, तो ये सब तो टाइम पास थ्योरी, ये सब आप पढ़ ही लेंगे, इसमें मेरे समझाने लायक कुछ भी नहीं है. डायरेक्टली कमिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी. सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हमारी कंट्री में कब आया चिल्ड्रन? 1948. गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी सेक्टर्स को अपने कंट्रोल में ही रखा, और पता लगा कि अगले 6-7 साल तरक्की के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ. तो अल्टीमेटली 1956 में कुछ सेक्टर्स को, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया कि भाई इस पे आप काम करिए. कुछ बहुत ज्यादा तब भी नहीं कर पाए. अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री
came in the year when डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो बीजेपी के पहले 2 बार कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर थे, वो 91 की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने पॉलिसी बनाई कैसे मैक्सिमम फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आए, ताकि जो वर्ल्ड बैंक में हमने अपना सोना गिरवी रखा था, हम अपने डेट्स पे कर पाए। तभी से बच्चों ये कोको कोला, पेप्सी, लेवाइस एंड ऑल दैट कंपनीज केम टू इंडिया। और अभी जो आपको इतनी ढेर सारी इंश्योरेंस कंपनीज नजर आती है ना, ये सारा का सारा काम 1991 के बाद से स्टार्ट हुआ है। Earlier, we had only one telecom company, Department of Telecom, which is now called as BSNL. We had only one insurance company in the life insurance sector called as LIC. Today we have more than 10 companies, children. तो उस समय इनका डोमिनेशन भी चलता था, लोग मजबूरी में इनके पास आते थे, they had no choice. That's why premiums were very 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 high. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? Any doubts? Many doubts? खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए, मूविंग अहेड चिल्ड्रन। कोई क्वेरी इसमें? चिल्ड्रन कोई क्वेरी इसमें? चिल्ड्रन एनी क्वेरीज? चलो, तो ये बात सबको समझ में आ गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसी पॉलिसी में चिल्ड्रन जो आपका LPQ था, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू LPG। लाइसेंसिंग खत्म होके लिबरलाइजेशन आ गया, प्रोहिबिशन खत्म होके प्राइवेटाइजेशन आ गया, और कोटा सिस्टम खत्म करके ग्लोबलाइजेशन आ गया। आई होप सो ये हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसको फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सेक्टर्स को डीरेगुलेट करने लग गए। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने 4 सेक्टर्स गिन के अपने पास रखे, दैट वाज रेलवेज, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और कुछ हैवी मेटल्स की अगर हम बात करें। बट एज ऑफ टुडे एटॉमिक तो पूरा गवर्नमेंट के पास है, रेलवेज में थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो गया है। गॉट इट क्लियर? और सो कॉल्ड अगर हम बात करें, तीसरा सेक्टर कौन सा मैंने बोला था? रेलवेज था, हाँ, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, डिफेंस, गॉट इट, डिफेंस। तो डिफेंस में पूरा प्राइवेटाइजेशन तो नहीं हुआ है, बट अप टू अ लार्ज एक्सटेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं उसमें प्राइवेट बॉडीज को मिडलमैन बनाया गया है। तो 91 की पॉलिसी में गवर्नमेंट ने कहा 4 सेक्टर हमारे पास रहेगा, बाकी सब ओपन फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन है। नहीं तो 91 के पहले आप इंश्योरेंस कंपनी नहीं सेटअप कर सकते थे, टेलीकॉम कंपनी नहीं सेटअप कर सकते थे, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कुछ नहीं कर सकते थे। ये अलाउड ही नहीं था, कुछ था ही नहीं इंडिया में, खादी चलता था बस, और क्या। तो डिफेंस, रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी एंड हैवी मेटल्स ये गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दिया। सबसे पहला बेस्ट रेगुलेशन जो कंट्री में आया था चलन, दैट वाज अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। चलो मैं 1975 की बात कर रहा हूं। अगर आपको कपड़े का बिजनेस भी करना होता था तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, तब जाके आप होलसेल कपड़े की दुकान खोल सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट वांटेड कि हमको सब कुछ पता हो कि कौन क्या खरीद रहा है, कौन क्या बेच रहा है, क्योंकि ब्रिटिश रूल से इतना डरे सहमे थे बेचारे। आयरन की शॉप खोली थी होलसेल की, तो सर उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया। हाँ, उस समय और साइकिल का लाइसेंस होता था, जैसे ई रिक्शे के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो किसी जमाने में साइकिल परचेज करने के लिए लाइसेंस चाहिए, साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। तो एक तरह से गवर्नमेंट की कमाई का जरिया भी यही था। So entrepreneurs were required to get permission from the government to start a firm, और जिनको परमिशन मिल जाती थी वो बेचारे बिजनेस कर लेते थे, और जिनको नहीं मिलती थी, मेजोरिटी को तो नहीं मिलती थी, तो बिजनेस कंपटीशन भी नहीं था। सो 5 इंडस्ट्रीज वर देयर चिल्ड्रन। व्हाट इट क्लियर? या पढ़ लीजिएगा जो मैंने 4 बताई आपको। पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर गवर्नमेंट ओनली। मैक्सिमम चिल्ड्रन, सिर्फ कुछ ही ऐसी थी जिस पे प्राइवेट बिजनेसमैन बिजनेस कर सकते थे, 48 और 56 की पॉलिसीज में। सो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में गवर्नमेंट ने 18 से 3 पे चले आए। अभी मैंने आपको 4 बताए थे ना, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज, बट कुछ हैवी मेटल्स भी जहां यूरेनियम वगैरह प्रोसेस होता था वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही था, एंड कुछ को स्मॉल स्केल के लिए भी डिरिजर्व कर दिया गया था। रिलैक्सेशन इन कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज का तो आपको कॉपीराइट का भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, आप मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकते थे। तो भाई अगर मोनोपोली नहीं होगा तो हाई प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, और हाई प्रॉफिट नहीं होगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा कैसे लगाएंगे। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि भाई मोनोपोली अलाउ की जाएगी। सो लार्ज मोनोपोली फर्म्स वर देयर, जिनको अप्रूवल चाहिए होता था कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, बट गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, कुछ सेक्टर्स में भी अलाउ मोनोपोली,
ट्रेडमार्क का, ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और कुछ जगह जहां पे मोनोपोली से नुकसान हो रहा था, वहां पे गवर्नमेंट ने मोनोपोली खत्म कर दी। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप लाइसेंस ले लें कि मैं ही सिर्फ हल्दी की, टर्मरिक की खेती करूंगा और कोई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट कहेगी व्हाट इज दिस न्यूसेंस भाई। आप हल्दी को एक पर्टिकुलर ब्रांड में बेचना चाहते हैं, वील अलाउ योर पेटेंट और ट्रेडमार्क टू बी रजिस्टर्ड, बट सिर्फ आप ही इसकी खेती कर पाए, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो कुछ जगह पे मोनोपोली अलाउ कर दी ताकि प्रॉफिट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, कुछ जगह पे मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बेनिफिट दिया गया, बट ये लिखा है रियलिटी में दे डिडंट गॉट एनी बेनिफिट। और अगर कुछ बेनिफिट मिला भी तो पैसा इनके पास था ही नहीं, ये अल्टीमेटली पना पाए ही नहीं चला भी। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, गवर्नमेंट थॉट दैट नाउ वील बी वर्किंग ओनली एज अ वॉचडॉग। जो हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट था, पहले खुद वर्कर्स हायर करता था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम प्राइवेट सेक्टर को ऑफर देंगे रोड लेइंग का, हाईवे कंस्ट्रक्शन करने का। तो गवर्नमेंट ने बनाया बच्चों एनएचएआई। एनएचएआई का नाम सुना होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये खुद काम नहीं करेंगे, ये कंपनीज लाइक एल&टी ग्रुप हो गया, लार्सन एंड टूब्रो, अडानी ग्रुप हो गया, काफी ऐसी कंपनीज हैं जिनका अल्ट्राटेक सीमेंट आता है एल&टी का, उन कंपनीज को ठेका दे दिया जाएगा कि आप रोड बनाइए। एंड इट वाज अंडर बोल्ट टेक्निक। अब आप बोल्ट का मतलब समझेंगे नट बोल्ट, नहीं, बोल्ट का मतलब नट बोल्ट नहीं होता है। बिल्ड, आप पहले इस पूरे फ्लाईओवर को, ब्रिज को, रोड को यहां से यहां तक इतने किलोमीटर बनाइए, उसके बाद आपकी ही रहेगी ओनरशिप। देयर आफ्टर आप इसको मान लीजिए कि ये आपका है, प्रॉपर्टी नहीं, यूसेज राइट्स होंगे, आप टोल इस पे कलेक्ट करिए। तो अगर आपने मान लीजिए एक 100 किलोमीटर का हाईवे बनाया, फ्लाईओवर बनाया, हाईवे बनाया, और 100 किलोमीटर के हाईवे में कॉस्ट आई मान लीजिए 250 करोड़ की, और ये 250 करोड़ विद इंटरेस्ट 10 साल में आप कवर कर लेंगे टोल कलेक्ट करके, टोटल 400 करोड़ रुपए आपको कलेक्ट करना है। द डे यू कलेक्ट 400 करोड़ रुपीज, अब उस हाईवे पे टोल कलेक्शन बंद हो जाएगा। खोपड़े में बात गई। एंड दैट डे यू विल ट्रांसफर इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बोल्ट टेक्नोलॉजी पे सारा कंस्ट्रक्शन होता है चिल्ड्रन। नट बोल्ट मत समझ लीजिएगा, बिल्ड, ओन, ट्रांसफर, सॉरी लीज एंड ट्रांसफर। सर लेकिन जो वो होते कॉन्ट्रैक्टर्स उनको गवर्नमेंट तो पैसा देती है? नहीं, गवर्नमेंट कुछ पैसा नहीं देती है इस टेक्निक पे चिल्ड्रन। जो एल&टी ग्रुप है वो अपने करोड़ों रुपए लगाएगा, गवर्नमेंट वहां पे पैसा देगी जहां पे कोई भी ग्रुप, कोई भी बिल्डर आगे नहीं आता। जैसे अभी ये आपने सुना होगा दिल्ली और मुंबई का एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एक हाईवे बन रहा है 1350 किलोमीटर का चल रहा है, और ये 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई तक की जर्नी कंप्लीट करवा देगा। जो अभी दिल्ली मुंबई जाने में 24, 28, 30 घंटे लग जाते हैं। 8 से 900 रुपए तक का टोल आपको खर्च करना पड़ेगा, 65 पैसे पर किलोमीटर के आसपास। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी शेयर किया था आप लोग के साथ, अगर आपको याद हो तो ग्रुप में डाला था मैंने, उसको देखिएगा। तो वो इन्हीं सब चीजों पे बात करता है। तो कहीं कहीं पे तो गवर्नमेंट पैसा देती है जहां पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होता है, और मैक्सिमम जगह पे ये जो एनएचएआई है ये ठेका दे देता है। अब मेरी हैसियत 50 किलोमीटर की है तो मैं 50 किलोमीटर का ठेका ले लूंगा, आपकी हैसियत 400 किलोमीटर फ्लाईओवर बनाने की, आप 400 किलोमीटर की ले लीजिए। ओके, मैक्सिमम बनता है इसी पे चल रहे हैं, सो कॉल्ड बोल्ट टेक्निक पे। क्योंकि अगर ये ना हो ना तो टोल कलेक्ट करने में किसी का इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं। और आने वाले 2-3 साल के बाद 25-26 अप्रैल ऑनवर्ड्स ये इंडिया में जितने भी फ्लाईओवर्स हैं चल रहे हैं, इन सब से टोल प्लाजास खत्म हो जाएंगे। आपकी कार में बाय डिफॉल्ट एक जीपीएस डिवाइस लगी होगी, जो BS7 एनेबल्ड व्हीकल्स होंगी, अभी BS6 चल रहा है, गॉट इट क्लियर, पॉल्यूशन नॉर्म्स होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट जीपीएस सिस्टम लगा होगा, और उसी जीपीएस से आपके मोबाइल की कनेक्टिविटी रहेगी, ऐप डाउनलोड करेंगे आप एनएचएआई का, वेयरसोएवर यू विल ट्रैवल, टोल अपने आप कटता जाएगा, आपको रुकने की जरूरत नहीं होगी। तो जैसे फास्टैग रिचार्ज कराते हैं ना, वैसे ऐप पे एक बाय डिफॉल्ट रिचार्ज होगा। समझे इस बात को? तो जैसे पहले नंबर प्लेट कोई भी कहीं से भी लगवा लेता था, बट अब आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड नंबर प्लेट ही लगवानी है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? कंफर्म? चलिए, तो ये बोल्ट टेक्निक सबको समझ में आ गई। सो द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ये कैसे हुआ? गवर्नमेंट ने देखा कि भाई हमारा जो एयर इंडिया है, यहाँ के पायलट्स बड़े नौटंकीबाज हैं, जो एयर पर्सनस हैं, एयर होस्टेस हैं, ठीक से काम ही नहीं करते हैं, तो हमें काफी नुकसान हो रहा है एयर इंडिया को ऑपरेट करने में।
तो रतन टाटा जी ने बोला मेरे को दे दो, हर साल किराया ले लो या पूरी तरह से मेरे को बेच दो, जो कंफर्टेबल है। गवर्नमेंट सेट की किराया वराया नहीं चाहिए, आप उसको खरीद लीजिए। सो बिकॉज गवर्नमेंट ने अपना पैसा निकाल लिया और रतन टाटा जी का पैसा लग गया, तो गवर्नमेंट ने अपना पैसा निकाला, इट इज डिसइन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट सेक्टर का पैसा लग गया, इट इज प्राइवेटाइजेशन। तो रिड्यूसिंग द रोल ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का मतलब ही यही है, द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। धीरे धीरे गवर्नमेंट LIC के भी शेयर्स लोगों को बेच रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि इनके एम्प्लॉयज भी एकदम कामचोर टाइप के हो गए, काम वाम नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे LIC भी प्राइवेट सेक्टर बन जाएगा। अंडरस्टूड दिस? तो जितनी भी बीमार और नॉन परफॉर्मिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट हैज प्लान्स टू सेल देम टू द प्राइवेट सेक्टर। सबने ये बोल्ट टेक्निक लिख लिया? चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड द फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। चलो, राइट द हेडिंग रिसेंट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। मेक इन इंडिया का नाम तो सुना ही होगा, स्टार्टअप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया बहुत समय से इंडिया में चला आ रहा है, बट नई नई गवर्नमेंट्स अपना अपना नाम इसको देती हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक हेल्दी मोमोज करके ब्रांड नेम रजिस्टर करा लिया, और पूरे इंडिया में आप इसकी चेन खोलना चाहते हैं, और आपको 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपने गवर्नमेंट के सामने आइडिया रखा, फ्रूट मोमोज आर देयर, वेजिटेबल मोमोज आर देयर, हमारे मोमोज मैदे से नहीं बने हैं, आटे से बने हैं, एंड दैट टू वो आटा जो है बढ़िया वाला आटा है, घटिया वाला मैदे वाला आटा नहीं है, और हमने इसमें ब्रिंजल फ्लेवर ऐड किया है, पालक फ्लेवर ऐड किया है, तो ये मोमोज जो खाएंगे लोग नुकसान बॉडी को नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को आपका आइडिया पसंद आया, सारी ट्रेन्स में मोमोज की रेसिपी शेयर होने लग गई, IRCTC आपका बहुत बड़ा कस्टमर बन गया, सारी की सारी एयरलाइन कंपनीज आपका मोमोज ले रही हैं। आपने गवर्नमेंट को बताया कि भाई 10 करोड़ रुपए हमको दे दीजिए, हम पार्लियामेंट में मोमोज की एकदम सुपर सब्सिडाइज्ड प्राइस पे सप्लाई कर देंगे, नेताओं को मोमोज सस्ते मिल जाए। सारी एयरलाइन कंपनी से टाइप की बात चल रही है, इंडिया के बड़े बड़े होटल्स में, बैंक्वेट्स में भी बात चल रही है, इस लेवल के मोमोज कोई नहीं बेचता पूरी दुनिया में। आपने इसका कॉपीराइट भी करा रखा है, रेसिपी का, नो हाउ का आपने पेटेंट अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया कि भाई पालक के जूस से मोमोज बना हुआ है, तो नुकसान नहीं करेगा। पाइनएप्पल मोमोज है, पपाया मोमोज है, मैंगो मोमोज है। समझ में आती है बातें? बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ऐसे वेंचर्स इंडिया में हैं, चल रहे हैं। तो आपने कहा 10 करोड़ मेरे को दे दो, बस ट्रेनिंग सेंटर भी मैं खोलूंगा, और मैं साल भर में 5 से 6 हजार लोगों को ट्रेन करके ये मोमोज कैसे बनते हैं, अलग अलग जगह जहां अपनी चेन्स खोलेंगे वहां एम्प्लॉय कर देंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है भाई, आप अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो, आप सो कॉल्ड कंट्री का रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हो, कल को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आपको। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, 10 करोड़ रुपए का लोन हम आपको दे रहे हैं। बट कैसे लोन देंगे? जब आप किसी को अपना फ्रेंचाइज देंगे तो उससे 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी मनी मांगेंगे, जिसमें से 8 लाख रुपए सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पास जमा रहेगी, 2 लाख आपको मिलेगी। समझ में आ गया? जब तक आप गवर्नमेंट का लोन पूरा पे नहीं कर देते। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट भी बढ़ावा देती है, इफ यू हैव सम ग्रेट आइडिया लाइक दिस। अंडरस्टूड दिस? तो मैं अगर गवर्नमेंट से बोलूं भाई आई हैव टेक्निक, कि आप अपने सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो क्लास 11 12 के हैं मेरा ऑनलाइन लेक्चर कराइए, एंड आई विल बी चार्जिंग जस्ट 100 रुपी पर एनम एज फी। कितना? 100 रुपी पर एनम। और अगर मैं सोचूं कि मेरे को 10 करोड़ बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल जाए, 10 करोड़ इंटू 100 कितना होता है चिल्ड्रन? 1000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। कितना? 1000 करोड़ का रेवेन्यू। और हर जगह सेटअप कॉस्ट जो आएगी दैट वुड बी ओनली एंड ओनली 25,000, नॉट मोर देन दैट। एक बड़ा सा LED स्क्रीन लगाना पड़ेगा और सारे बच्चे मेरा लेक्चर पूरे इंडिया में फॉलो कर सकते हैं। हाँ, कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट कहेगी बात भी बढ़िया है, 100 रुपए पर बच्चा बस ये मांग रहे हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब जब भाई 1000 करोड़ में मेरा खर्चा हो गया, मान लीजिए 400 करोड़ का, मेरे पास 600 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, सरकार कहेगी 30% उस पर टैक्स भी सौरभ सर दे रहे हैं, 180 करोड़, तो देश के लिए नुकसान नहीं है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट अप्रूव भी कर देगी। अंडरस्टूड दिस? आई विल गिव वन मोर इंसेंटिव टू द गवर्नमेंट, कि अगर आपके टीचर्स ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना चाहें, मैं उनको फ्री में ट्रेनिंग दे दूंगा। तो गवर्नमेंट कहेगी भाई हमारा ट्रेनिंग का भी खर्चा बच रहा है। तो आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ स्टार्टअप हो, व्हाइट पेपर लिखिए,
भेजिए अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, अप्रूवल अगर मिल जाएगा तो एडवांटेज है। समझ में आ गई बात? चलिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान और कैंपेन फॉर सेल्फ रिलायंट। कुछ ऐसा काम करिए, कुछ ऐसा आइडिया लेके आइए जिससे आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव करती है। गवर्नमेंट ने इसे मई 2020 में स्टार्ट किया था चिल्ड्रन। तो इट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट बाय क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर विच वुड अलाउ आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू बिकम हाईली कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट। कुछ भी ऐसा आइडिया हो, आपको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है तो आप गवर्नमेंट से कहे भाई हम पेंटिंग स्कूल चलाना चाहते हैं। ओके, समझ में आ गई? सो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इससे होगा क्या कि जो लोकल सप्लायर्स होंगे उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। एक Amazon ने कानपुर में चिल्ड्रन अपनी फैसिलिटी ओपन की है इन द नेम ऑफ सहाय। सहाय मतलब सहायक, हेल्पर। तो यहाँ पे Amazon कम पढ़े लिखे लोगों को ट्रेनिंग देता है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट की फोटो खींच के हमारे पोर्टल पे अपलोड करेंगे और कैसे आपको कस्टमर्स मिलेंगे। आपको बस प्रोडक्ट का पैकिंग रेडी करना है, हमारे सेंटर से लोग आएंगे, प्रोडक्ट पिक करके ले जाएंगे। इफ यू हैव सीन दैट वीडियो जो मैंने शेयर किया था, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जो Amazon के कंट्री हेड हैं वो भी हमारे प्रयागराज सिटी को बिलोंग करते हैं। तो पूरा वो 1-1.25 घंटे का वीडियो था जिसपे Amazon ने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी पूरी बताई थी, कैसे वो मार्केटिंग करते हैं। 180 कंट्रीज में आप Amazon के थ्रू अपना सामान बेच सकते हैं चिल्ड्रन। 180 कंट्रीज में, जिसको कोई नहीं जानता Amazon उसकी पहचान बना देता है, प्रोवाइडेड आपके प्रोडक्ट और सर्विस में दम होना चाहिए। समझ में आ गया? हैंड इन हैंड चिल्ड्रन वी हैड मेनी प्रॉब्लम्स। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स? झटपट हेडिंग लिखें सब लोग वेरी क्विकली। गैप बिटवीन टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स। नाम बड़े दर्शन छोटे। टारगेट तो बना लिया गवर्नमेंट ने, ये होगा वो होगा, बट अल्टीमेटली अचीवमेंट हो नहीं पाया ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स। अनयूटिलाइज्ड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, टारगेट्स एंड अचीवमेंट का बड़ा बढ़िया एग्जांपल है। चिल्ड्रन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2007 में फाइनेंशियल मार्केट्स जैसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिससे सीबीएसई के क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स, अब तो 9-10 में भी चलने लग गया है ये, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जाने। जो आप फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ते हो वो तो मैक्सिमम चीजें कवर करता है। फाइनेंशियल मार्केट का सिलेबस एक्सक्लूसिवली स्टॉक मार्केट की बात करता है। सो जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज और मिनिस्टर्स से बातें हुई, बिकॉज आई एम इनटू दिस सिंस वेरी बिगिनिंग, तो पता है वो मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स क्या बोलते थे? अब बच्चों को सट्टा खेलना सिखाया जाएगा। दे यूज्ड टू थिंक कि स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग बेसिकली। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 2007 में अगर इन्वेस्ट करता तो हाँ, सोचिए 2007 में आपने इन्वेस्ट किया होता, क्या था इंडेक्स का लेवल, और आज 70,000 क्रॉस कर गया चिल्ड्रन। 71 क्रॉस कर गया। ओके, अरे कोविड के पहले भी अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, 3 साल में आपका पैसा डबल हो गया। 32 से 35% का रिटर्न है। व्हाट इट, कोई अनपढ़ इंसान भी इन्वेस्ट कर दे, कितना सो कॉल्ड पोटेंशियल है मार्केट में। तो ये है सोच हमारे संसार की। फैशन स्टडीज जैसा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, लोग बोलते हैं अब टेलर बनाया जाएगा बच्चों को। सो वी हैव अनएजुकेटेड पीपल, बैकवर्ड सोच के साथ, जिनको चीजें पता ही नहीं है। उनको बस यही समझ में आता है बीए, बीएससी, बीकॉम, नथिंग एल्स। और ये सब एरियाज तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आज की तारीख में। अनयूटिलाइज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, बट हम उसको 40 से 50% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद स्कूल का प्लेग्राउंड, बिल्डिंग किसी काम का है चिल्ड्रन? एब्सोल्युटली नॉट। अगर 25% फीस में भी सो कॉल्ड अनप्रिविलेज्ड क्लास को पढ़ा दिया जाए और आपके स्कूल के टीचर्स को रीहायर कर लिया जाए, तो टीचर्स को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दे हैव एक्स्ट्रा इनकम, बट वो अनप्रिविलेज्ड क्लास कम से कम अच्छी एजुकेशन ले पाएगा। आपको मैं आईआईएम की बात बताता हूं चिल्ड्रन। तब के आईआईएम्स, जब इंडिया में इतना लेंथ एंड ब्रेथ नहीं था, 5 आईएम हुआ करते थे बस, ABCLK, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, लखनऊ एंड कोझिकोड। इनका टोटल एरिया चिल्ड्रन 12,000 एकड़ है। कितना? 12,000 एकड़। और एवरेज एक आईएम्स में, एक क्लास में मैक्सिमम 240 बच्चा पढ़ता है बस। ठीक है, तो ये हमारे 5 आईएम्स मिला के कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? 1200 बच्चे।
मैक्सिमम 1200 बच्चे। हार्वर्ड का कैंपस लगभग 76 एकर्स का है चिल्ड्रन, और मोर देन 12,500 स्टूडेंट्स स्टडी इन द कैंपस। सोच लीजिए क्या रिसोर्सेस का एम्प्लॉयमेंट है। हम अपने रिसोर्सेस को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ एक हाइप बनाया है कि 99.5 परसेंटाइल वाले के नीचे हम कॉल ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 75 परसेंटाइल वाले को बुला लिया तो प्रोफेसर को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी उसके साथ। इसलिए इंजीनियर्स और कॉमर्स टॉपर्स को पकड़ लो, 99.5 परसेंटाइल वालों को, अपने आप पढ़ लिख जाएंगे, अपने आप बढ़िया कोई स्टार्टअप वगैरह बिजनेस चालू कर देंगे, जस्ट लाइक टम्बल ड्राई एंड ऑल, और आईएम का नाम हो जाएगा। तो भाई 99.5 परसेंटाइल वाले को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर थोड़ा चाहिए, उसको तो रिसोर्सेस चाहिए। भाई मैं आपको भी अगर मर्सिडीज गाड़ी पकड़ा दूं तो 210 की स्पीड में आप भी ड्राइव कर लोगे। दम तो उसके अंदर है जो मारुति 800 को 180 चला के दिखाए। समझ में आ गई बच्चों? पता नहीं आप मेरी बात से अग्री करते कि नहीं करते, मैं तो ये एग्री करता हूं। स्कूल में तो नहीं होता ऐसा कि 99.5 परसेंटाइल को पढ़ाएंगे बाकी सबको भगाओ। भाई स्कूल में तो सबको पढ़ा जाता है। तो दिस कैपेसिटी शुड बी इंक्रीज। इतने रिसर्च स्कॉलर्स हमारे इंडिया में खाली घूम रहे हैं बच्चों, जिनके पास काम है ही नहीं। क्यों? यूनिवर्सिटी में हम सीट्स ही नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? गवर्नमेंट स्पेंड्स मैक्सिमम 6% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन एजुकेशन। और नेतागिरी में कितना पैसा खर्च होता है, गरीबों को फ्रीबीज बांटने में कितना पैसा खर्च होता है। एक प्रोफेसर को 2 लाख रुपए सैलरी देते हैं, प्रैक्टिकली काम ना के बराबर करता है वो। 4 घंटे का मतलब 4 घंटे भी काम नहीं होता ठीक ठाक। जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं वो तो गवर्नमेंट की मीटिंग्स को असिस्ट करते रहते हैं, विदेश के प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। तो नए रिसर्च स्कॉलर को 70-80 हजार रुपए महीना दे दीजिए, वो कम से कम 10 घंटा क्लास लेगा यूनिवर्सिटी में और एमबीए कॉलेज में और बीटेक कॉलेज में। तो अननेसेसरी का हाइप क्रिएट किया गया है। इंडिया में आईआईटीज के थ्रू कितना बच्चा पढ़ता है? 16,500। 12 लाख बच्चा बैठता है चिल्ड्रन इंजीनियरिंग करने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, 12 लाख में मैक्सिमम ड्रॉप आउट होंगे 4 लाख। 8 लाख बच्चा तो इंजीनियरिंग परस्यू करेगा ही करेगा। 16,500 फ्रॉम आईआईटी, रिमेनिंग 7,83,500 फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट। और मेजोरिटी जब अदर में पढ़ रहे हैं, और वो भी खाली भीख नहीं मांगते हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं, और कितनी बार वो आईआईटी के ग्रेजुएट्स को सरपास कर जाते हैं। व्हाट इट? तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के अपनी हाइप क्रिएट की है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इंस्टीट्यूट सेटअप करेगी तो गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ेगा। फिर ये किसानों को वोट इकट्ठा करने के लिए फ्रीबीज कहां से दे पाएंगे? समझ में आया? तो जिनको फ्रीबीज दे रहे हो उनके बच्चों को फ्री में पढ़ा दो, बट फ्रीबीज देने की जरूरत नहीं है। समझ ना गया? बट वो पढ़ने में मन ही नहीं है उनका। और लोग इतना बड़ा बड़ा ये जो कैंपस बनाते हैं, हाँ, सर इसमें ये थोड़ा और कंस्ट्रक्शन करवा कर, या मतलब टाइम है, टाइम टेबल खर्चा करना पड़ेगा ना, खर्चा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो बाद में देश को तो आगे बढ़ाएगा ही वो लोग जो। नहीं तो देश को बढ़ाएगा, ठीक है, जब सब पढ़े लिखे हो जाएंगे, सब अपना बिजनेस करने लग जाएंगे, बढ़िया धंधा पानी चल रहा है टनाटन, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो सरकार को वोट कौन देगा? समझ में आ गया? तो हम डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म क्रिएट कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म विद एंटी सोशलिज्म। अंडरस्टैंडिंग? तो सरकार नहीं चाहती कि लोग पढ़े, पढ़ लिखे लिखेंगे तो डिपेंडेंट नहीं होंगे, और गवर्नमेंट के ऊपर जब आप डिपेंडेंट नहीं होंगे तो गवर्नमेंट सो कॉल्ड आपको फायदा नहीं देगी। तभी गवर्नमेंट स्कूल्स की इतनी खराब कंडीशन है, क्योंकि वहां टीचर्स को पढ़ाने ही नहीं दिया जाता। मिड डे मील खिला लो, ये बनवा लो, वो बनवा लो, ये सब नाटक वहां चलता रहता है। हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज। सो इंडिया में चिल्ड्रन इंटरनेशनल कॉस्ट के हिसाब से अगर कंपेयर करें, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं चिल्ड्रन, यूएई का। इंडिया में गोल्ड का प्राइस इज अराउंड 63,500 पर 10 ग्राम। यूएई में प्राइस इज अराउंड 51,000 चिल्ड्रन। क्यों ना स्मगलिंग हो? समझ में आ गया? सिंपल एज दैट, छुपा के लाते हैं। यूएई में गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड चेन एंड रिंग, ये अराउंड 8% के मेकिंग चार्ज पे है। हमारे इंडिया में लगभग 30% मेकिंग चार्ज है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो गवर्नमेंट को यहाँ पे इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा रेगुलेट भी करना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट आपसे टैक्सेशन के फॉर्म में लेती है। दुबई में देयर वाज नो टैक्स। 2014 से चिल्ड्रन 8.35 है या 8.65% ऑफ योर टोटल अर्निंग आप गवर्नमेंट को सोशल सिक्योरिटी टैक्स देते हो। जब आप रिटायर हो गए 60 ईयर्स के बाद, जब जॉब छोड़ोगे, ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकली देयर इज जीरो टैक्स। ये भी 2013-14 में स्टार्ट किया, उसके पहले तो टैक्स, इनकम टैक्स था ही नहीं, इनकम टैक्स था ही नहीं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट कह रही है कि 4% बेवकूफ है वो टैक्स दे रहे हैं, मेरे और आपके पापा मम्मी जैसे लोग चलो इन्हीं से 30% ले लो, शिकंजा कसते ही नहीं दूसरे लोगों के ऊपर। सो प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत लो है। अनइकोनॉमिक साइज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट है, जैसे मैंने आईटी और आयंस बताया, इनका साइज भी
अनइकोनॉमिक ही है, इतने बड़े कैंपस की इनको जरूरत है ही नहीं बेसिकली। अंडर यूटिलाइज्ड प्लांट कैपेसिटी है, मैक्सिमम गवर्नमेंट फैक्ट्रीज वर्क ओनली फॉर 8 आवर्स। मैं तो कहता हूं कि भाई भारत संचार निगम लिमिटेड को एक ग्रेजुएट प्रोग्राम इन टेलीकॉम कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहिए, और जितने उनके इंजीनियर्स हैं वो काम 8 घंटे ऑफिस के हिसाब से करते हैं, कितने बजे से 10 से 4। इनको कहो सुबह 8 से 10 पहले क्लास लेनी है, 10 से 4 ऑफिस का काम करना है, फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक फिर क्लास लेनी है, ताकि ये प्रैक्टिकली अच्छे इंजीनियर्स तैयार कर पाए, क्योंकि उनको डायरेक्ट वर्क एक्स प्लेस पे ही एक्सपोजर मिल रहा है। अंडरस्टूड? नहीं तो इन्फोसिस से प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, क्योंकि इन्फोसिस तो भारत सरकार को टैक्स देता है ना, इन्फोसिस तो बिजनेस कर रहा है, सरकार का फायदा है। वो करते हैं, उनका जितना डिमांड होता है उसको पूरा करने के लिए दे डू इट। तो सबसे ज्यादा अंडर यूटिलाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही है। गॉट इट क्लियर? पुलिस स्टेशन है, बहुत बड़ा सा ऑफिस बना लिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, 2-2 महीना साल भर में छुट्टी रहती है, फॉर व्हाट? क्यों छुट्टी रहती है भाई? इनको छुट्टी की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सैटरडे को बंद रहते हैं, क्यों बंद रहेंगे भाई? इनको भी ओवर टाइम करने को जजेस को बोला जाए, और लाखों केस सर पेंडिंग इसीलिए पेंडिंग है। हायर वेजेस इन पब्लिक सेक्टर में सैलरी बहुत मिलती है बट काम उतना करते ही नहीं है। इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉमन सेंस की बात है, हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं कि लार्ज एम्प्लॉयमेंट मिले। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज वर्क फॉर 8 आवर्स। अगर ये 8 आवर्स की बजाय पूरे 24 घंटे काम करने लग जाएं, जो भी एक्स्ट्रा आउटपुट निकले, इफ इट गेट्स एक्सपोर्टेड चिल्ड्रन, इट विल जनरेट फॉरेन इनकम। समझ में आ गया? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, क्यों? पैसा मिल रहा है, काम करने की जरूरत क्या है? दैट्स व्हाई दे सफर ह्यूज लॉसेस। एक आपको रियल टाइम केस स्टडी बताता हूं। भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडेन, नाम तो सुना ही होगा चिल्ड्रन। आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता होगा, आज भी आता है। अभी इसका प्राइस इज अराउंड हाउ मच चिल्ड्रन? 956। और जो इसकी कॉस्ट टू द गवर्नमेंट है, इट इज अराउंड 800 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। बट चिल्ड्रन, प्रायर 2014 सिलेंडर की कॉस्ट हुआ करती थी लगभग 650, और सोनिया गांधी जी बोलती थी इंडियन ऑयल, इंडेन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 250 रुपए का सिलेंडर बेचना। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दीज कंपनीज यूज्ड टू से, आंटी जी हमें पर सिलेंडर 400 रुपए का लॉस है, कोई समस्या की बात नहीं है, एनुअल लॉस बताओ कितना है? एनुअल लॉस हमारा 800 करोड़ के बराबर है, नो प्रॉब्लम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे आपको बैंक से पैसा मिल जाएगा, उससे आप अपने वर्कर्स की सैलरी दीजिए। और ये लॉस इतना ज्यादा हो गया चिल्ड्रन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई तो बीजेपी गवर्नमेंट ने सोचा भाई 800 रुपए का सिलेंडर हम पब्लिक को कैसे 250 रुपए में दें? 800 में तो दे सकते हैं, बट उन लॉसेस का जो बोरोइंग किया गया, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि मोदी जी चाह के भी सिलेंडर सस्ते में आपको नहीं दे सकते। कोई महंगा नहीं, उन्हीं की वजह से महंगा हो रहा है। Got it clear? गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है, ये नुकसान है। क्यों 300 यूनिट हम बिजली फ्री दे रहे हैं भाई? कोई जरूरत नहीं है। जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी, ही और शी शुड नॉट यूज इट। समझ में आ गया? क्या जरूरत है घर में एसी चलाने की? और लोग भी कलाकार हैं। 1000-1200 यूनिट्स का कनेक्ट अगर कंजम्पशन है, 4-4 मीटर लगा लिए घर में। 1 मीटर से एसी कनेक्ट कर दिया, उसका 300 यूनिट फ्री। एक से फ्रिज और टीवी कनेक्ट कर दिया, उसका 300 यूनिट फ्री। एक से घर की बाकी ट्यूबलाइट फैन चल रहा है, उसका भी 300 यूनिट फ्री। तो लोग अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं। तो गवर्नमेंट चाहे तो 800 का सिलेंडर आपको दे सकती है, बट ये जो 956 आपसे वसूला जा रहा है, ये उसी लॉस की जो बॉन्ड की इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कवर की जा रही है। सो दैट इज द रीजन व्हाई पब्लिक सेक्टर इज परफॉर्मिंग पुअर, because their cost of operation many a times due to public pressure is very 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 high as such. कुछ इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। पॉइंट नंबर 6 चिल्ड्रन, रीजनल इम्बैलेंस। गुजरात में तो बहुत ग्रोथ है, कंट्री का सो कॉल्ड मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में ग्रोथ है, बट बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, व्हाई दे आर पुअर? बिकॉज दे हैव वेरी पुअर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उड़ीसा में भी बहुत ज्यादा, मतलब जो फार्मर्स हैं वो थोड़े से खुश हैं,
बट जनरली ओवरऑल देखा जाए तो इंडस्ट्रियल आउटपुट इज मिनरल्स लेस। बहुत हैं। हाँ मिनरल्स हैं, बट उस मिनरल्स को जो एक्सट्रैक्ट करने वाली बॉडीज हैं वो एक्चुअली गुजरात और महाराष्ट्र के बिजनेसमैन हैं, तो रियल ग्रोथ फिर वहां पे रजिस्टर होती है। टाटा, हाँ, स्टील अब मान लीजिए मैं दुबई में बैठ के लेक्चर्स लूँ, तो मेरी जो बिलिंग होगी फीस की वो दुबई की करेंसी में होगी, तो मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो दो आई एम एन इंडियन, बट ग्रोथ कहाँ पे होगी? दुबई में। तो हम जूम यूज कर रहे हैं इंडिया में, ग्रोथ तो यूएस की होगी ना। हम जो हर महीने जूम को पैसे देते हैं, अल्टीमेटली पैसा कहाँ जाता है? यूएस जाता है। प्रोडक्शन फॉर एलीट ग्रुप्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं चिल्ड्रन, ईदर दे आर ऑफ लग्जूरियस नेचर और सेमी लग्जूरियस। 1,65,000 रुपए का सैमसंग का फोल्ड फोन, कोई सेंस बनता है खरीदने का? इसलिए आप बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं है बर्बाद करने के लिए। आप कहेंगे सर 1,65,000 का मैं लैपटॉप ना खरीद लूं। लैपटॉप से वो ब्रांड आइडेंटिटी थोड़ी डेवलप होगी जो 1,60,000 के फोन से डेवलप होगी। समझ में आ गया? 1.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज की गाड़ी, अगर 5-5 लाख की ऑल्टो खरीद ले तो 75 ऑल्टो आ सकती है। सोचिए, कॉन्वॉय चलेगा ऑल्टो का पूरा, बट वो रेप्यूटेशन, वो पंप एंड शो नहीं होगा जो एक मर्सिडीज से हो जाएगा। महंगे टीवी, महंगी गाड़ियां, ये सो कॉल्ड बहुत ज्यादा बिक रहे हैं इन कंपैरिजन विद द गुड्स विच आर मेंट फॉर मास कंजम्पशन। तो एवरी बिजनेसमैन इज फोकसिंग कि मैं थोड़े से एलीट ग्रुप से इतना हाई प्राइस प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट अर्न कर लूं कि मेरे को गरीबों की सेवा ना करनी पड़े। तो पहले लोग एक सिटी से दूसरे सिटी जाते थे, ठीक है, थोड़ी स्पीड स्लो होती थी, देर में पहुंचते थे, बट टोल चार्जेस क्या हुआ करते थे? 0। बट अब अगर आपको हाईवे पे ट्रैवल करना है तो आपको टोल चार्जेस बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। सोचिए, इलाहाबाद से वाराणसी 350, अभी नया इसलिए ज्यादा है। कानपुर अगर आप ट्रैवल करेंगे तो 100-125 रुपए का बस टोल है। वाराणसी का टोल इसलिए ज्यादा लगता है कि वो जो नेक्स्ट टोल आपका सेकंड टोल कटता है वो सीधे आपको कोलकाता तक लेके जाता है। तो 250 हाँ, तो और बट आप तो बहुत पहले सो कॉल्ड टर्न कर जाते हैं वाराणसी में ना। गवर्नमेंट इज टेकिंग एफर्ट्स कि इन सब टोल्स को रिड्यूस करें। इसीलिए ये जीपीएस टैगिंग सिस्टम आ जाएगा कि अगर आपने 100 किलोमीटर की जर्नी की, पर किलोमीटर टोल लगेगा। तो अगर अभी एक टोल एक्स लोकेशन पे है चिल्ड्रन, और आपकी गाड़ी सो कॉल्ड यहां तक पहुंची, तो आपको इतना टोल देना है, चाहे आप बीच में ही क्यों ना कट जाए। गॉट इट क्लियर? ये आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। मुंबई या दिल्ली एक्सप्रेस वे में यही सिस्टम है। हाँ, उसमें यही सिस्टम होगा। जैसे पहले इंडिया में क्या होता था, 1 रुपए 20 पैसे पर कॉल होती थी चिल्ड्रन, 1 रुपए 20 पैसे पर मिनट की। अगर आप 5 सेकंड बात करेंगे, हेलो ठीक हो, हाँ, तो भी 1 रुपए 20 पैसे कटेगा। 59.9 सेकंड बात करेंगे तब भी 1 रुपए 20 पैसे कटेगा। तो अब जो बिलिंग होती है वो सेकंड्स की पल्स चलती है। अगर आपने 5 सेकंड बात की तो 5 सेकंड का पैसा लगेगा, 10 सेकंड बात की तो 10 सेकंड का। वैसे ही टोल में हो जाएगा 1 अप्रैल 25-26 ऑनवर्ड चलकर। ये गवर्नमेंट उसको करेगी। 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर का अगर 25 पैसा है तो बस 2.5 रुपए आपका टोल कटेगा, ज्यादा नहीं कटेगा। बट ये तभी कर पाएंगे जब जीपीएस टैगिंग होगी। समझ में आ गई? कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, अडानी जी, अंबानी जी तो बहुत रईस बनते जा रहे हैं। सो कंपेयर टू जस्ट 2 or 3 बिग बिजनेस हाउसेस इन द 1950s, ये कौन थे बिग बिजनेस हाउसेस? बिरला, टाटा, गोदरेज एंड टाटा। बस ये 3 बिजनेस हाउसेस हुआ करते थे चिल्ड्रन प्रायर 90s, यू कैन से। बट नाउ वी हैव ह्यूज मैनी, 80 से भी ज्यादा होंगे। अंबानी अडानी जैसे पता नहीं कितने हैं। व्हाट इट? सो फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से इंडिया हैड 101 बिलियनर्स। टोटल नेटवर्थ पूरी कंट्री की 13% कमाई के बराबर थी। तो यू कैन से 100 पीपल इन इंडिया सो कॉल्ड ओन 13% ऑफ कंट्रीज इनकम, और बाकी 140 करोड़ 99 लाख 900 पीपल आर शेयरिंग इन 87% ऑफ द वेल्थ। टॉप 10 बिलियनर्स के पास, अभी तो और आ गया ये, टॉप 10 पीपल इन द कंट्री ओन 58% ऑफ द टोटल वेल्थ चिल्ड्रन। समझ में आ गया? 10 लोग इंडिया के ऐसे हैं जिनके पास लगभग 60% वेल्थ है। बाकी 40% में 140 करोड़ 99 लाख 990 लोग हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? इंडस्ट्रियल सिकनेस, 1/7 ऑफ द रजिस्टर्ड स्मॉल स्केल यूनिट्स आर सिक इन इंडिया। अभी मैं आपको प्रयागराज सिटी का एक एग्जांपल देता हूं। जब बच्चों ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रॉब्लम हुआ तो भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड
इलाहाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे, वहां पे नैनी एरिया जो है, वहां पे बीपीसीएल की फैक्ट्री हुआ करती थी, सालों पहले वो बंद हो गई। सोचा गया कि सिलेंडर्स की शॉर्टेज के लिए यहां से सिलेंडर बनाए जाएं। सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, कोविड पीरियड में ठीक ठाक काम भी हुआ, उसके बाद अगेन ठप हो गई। आईटीआई, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, यहां पे लैंडलाइन फोन्स बना करते थे, बट नेताओं की घूसखोरी के चक्कर में इस कंपनी को बंद कर दिया गया, क्योंकि लैंडलाइन फोन्स की डिमांड इंडिया में खत्म हो गई मोबाइल फोन के बाद। बट अगर इन लोगों को मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती, तो शायद सैमसंग वाले भी एक कोलैबोरेट करके प्लांट इंडिया में लगाते, माइक्रोसॉफ्ट भी प्लांट लगाता। तो फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि वो कतराते हैं कि यहाँ पे पहले बिजनेस सेटअप करो, नेताओं को इतनी घूस देनी पड़ती है, इतना ज्यादा रेड टेपिज्म है, तो हम बिजनेस में रेवेन्यू क्या जनरेट करेंगे जब अरबों खरबों पैसा घूस में ही चला जाएगा। तो आईटीआई अब बंद हो चुका है पूरी तरह से। एज पर 2005 सैलरी नॉर्म्स, इन बेचारों को सैलरी भी मिलती है, बट काम प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। रिसेंटली 2-3 साल पहले से सोलर पैनल्स यहां पे बनने स्टार्ट हुए चिल्ड्रन। बट सोचिए कितना हम अपनी वेल्थ का डैमेज कर रहे हैं चीजों को अनप्रोडक्टिव करके। थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है, अभी आपको 1-2 साल में समझ में आ जाएगा। योर स्कूल इज ऑपरेटिंग 24 आवर्स अ डे। सवेरे की शिफ्ट में आप पढ़ते हैं, शाम शाम की शिफ्ट में बताया था ना मैंने आपको, टेक्निकल कोर्सेज आर बीइंग रन। रात की शिफ्ट में सर कौन पढ़ेगा, वहां पे हो सकता है उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया जाए, रैन बसेरे में कन्वर्ट कर दिया जाए। हाँ, क्या 4 आवर्स के लिए आपको सोना है, पर नहीं, आइए वहां सो जाइए। गॉट इट क्लियर? प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए। सो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इज देयर, डिमांड का रिसेशन होता है, टेक्नोलॉजी पुअर है, कुछ साइजेस ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल की हमेशा शॉर्टेज रहती है। तो एयरटेल वाले भी बीएसएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर को बोलते हैं 3 घंटे के लिए अपना इंटरनेट का स्विच बंद कर दो, जब आपकी सर्विसेज खराब होंगी तभी लोग हमारी सर्विसेज खरीदेंगे। अंडरस्टैंडिंग? तो कितना भी आप आईएएम से जाके एमबीए पढ़ लीजिए चिल्ड्रन, बट रिमेंबर, एक आईएएस ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती है चिल्ड्रन, इट इज मच 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 सुपीरियर इन एडमिनिस्ट्रेशन देन द बेस्ट आईएम्स और बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड। पूरा कुंभ मेला मैनेज हो जाता है, बट वो लोग एमबीए करके नहीं आते, वो आईएएस की ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो जितना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन वहां सिखाया जाता है, आईएम्स में भी नहीं सिखाया जाएगा। बट वाई सीट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू 200, 300, 400? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देंगे तो हमको नौकरी सबको देनी पड़ेगी। तो कल्चर शुड बी लाइक दिस, कि ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दें और उनको कॉर्पोरेट जॉब्स में जाने को बोलें। समझ में आ गया? लाखों लोग पढ़ते हैं, 8-10 लाख लोग आईएएस, 9 लाख, सोचिए 9 लाख लोग आईएएस के लिए अपेयर करते हो। सीट्स कितनी है पूरे इंडिया की मिला लीजिए तो 400। और जनरल कैटेगरी की बात करें तो आईएएस के लिए कुल 1 सीट है बस, 4 टोटल होती है शायद, स्टेट वाइज होता है इनका केडर, तो शायद यूपी स्टेट की 4 सीट्स हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की सिर्फ 1 सीट है। तो दे शुड नॉट डू दिस। ऐसा नहीं कि आईएएस वाले बेकार होते हैं, अभी 1-2 साल में स्टार्ट कर दिया यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, कि जो बच्चा प्री और मेंस क्वालिफाई कर गया बट इंटरव्यू में फेल हो जाता है, हम उसकी एक पूरी डेटाबेस तैयार करेंगे और कंट्री के टॉप कॉर्पोरेट्स को डेटाबेस देंगे। टॉप कॉर्पोरेट्स इन लोगों को हायर कर सकते हैं अपने लिए, बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, एकेडमिकली वेरी स्ट्रांग। सिर्फ उनकी कह लीजिए किस्मत खराब थी या डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है, इंटरव्यू देने आए 1500 बच्चे, सब अच्छे थे, बट हम तो 300-400 को ही रिक्रूट कर सकते हैं। 4,500 लोग हर बार इंटरव्यू। हाँ, और अभी एक नया भी 4-5 साल से इसमें आ गया है प्रोविजन, कि जिन लोगों के पास बहुत अच्छा एकेडमिक एक्सपीरियंस है या जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं, हम उनको भी आईएएस के जॉब के लिए सो कॉल्ड बोलेंगे कि आप अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके फादर एक लॉयर हैं, पिछले 25 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड ही इज अमंग इंडिया टॉप 10-20 लॉयर्स। अब गवर्नमेंट कहेगी ये भाग गए अगर विदेश तो नुकसान होगा देश का, तो भाई उनको एक आईएएस का केडर दे दिया जाएगा। बट द ओनली डिफरेंस इज कि उनको गैजेटेड आईएएस ऑफिसर नहीं बोला जाएगा। गैजेटेड का मतलब होता है ऐसे ऑफिसर्स जिनकी तनख्वाह सरकारी खजाने से आती है, गवर्नमेंट सैलरी देगी आईएएस वाली, बट गैजेटेड मतलब वो ऑफिशियल नेचर नहीं मिलेगा बस। खोपड़े में बात गई। जैसे काफी रेलवे स्टेशन इंडिया में सो कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट कर रहा है, तो वहां पे अगर आपकी एज अ टिकटिंग इंचार्ज, एज अ मैनेजर जॉब लगता है, तो आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय माने जाएंगे, आप गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। इट इज जस्ट पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। समझ गए? चेंजेस हो रहे हैं इंडिया में, समझ में आगे बच्चों? चलिए,
This is among the last topics, children. India's foreign trade in the post liberalization period. इसकी पढ़ाई हम अगले लेक्चर में करेंगे और इसी के शायद साथ इस चैप्टर का हाँ लगभग राम राम सत्य हो जाएगा. चलिए, नेक्स्ट लेक्चर वील मेक दिस ओवर. एनी क्वेरीज प्लीज आस्क.